नमस्कार साथियों, मैं प्रेम कुमार, तहसील राजस्व लेखाकार, राजस्थान सरकार, आप सभी के लिए लेकर आया हूं ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उनके आयतन से संबंधित रिवीजन क्लासेज। विद्यार्थियों, आपकी एग्जाम बहुत ही नजदीक है और एग्जाम को देखते हुए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 100% सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ठोस आकृतियों में घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, ये 5 आकृतियां आपकी सिलेबस में दी गई है। तो सबसे पहले हम घन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो घन क्या होता है? ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो, उस आकृति को हम घन कहते हैं। अब इस घन में आपको सबसे पहले ये जानना है कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, कितने इसमें कोने होते हैं। कोने का मतलब होता है याम। तो यहाँ पे 8 कोने होते हैं इस घन में, क्योंकि 8 इसके कोने होते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे आप कहेंगे कूट जो है वो टोटल मिला के 8 है, तो इसके 8 कोने हो गए। और यहाँ पे फलक की बात करें या सतह की बात करें, सतह कहें या फिर फलक कहें, तो यहाँ पे कितनी फलक होती है? फलक का मतलब होता है एक सतह या समतल जगह। आप जानते हैं कि किसी भी घन में कुल मिला के एक तो सामने, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं और एक बाएं, कुल मिला के कितनी फलक होगी? 6 फलक होगी। सामने और पीछे 2 हो गई, ऊपर नीचे 4 हो गई और बाएं दाएं 6 होगी। 6 इसमें सतह या फलक होगी। अब इसमें आपको देखने हैं किनारे कितने होते हैं, क्योंकि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से एक सवाल पूछ लिया गया था, तो हमें बेसिक चीजें बहुत ही ज्यादा आनी चाहिए, इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है वो किनारा है, जहाँ पे 2 फलक आपस में मिलती है या 2 सतह जहाँ पे मिलती है वो किनारा होता है। तो 4 किनारे, ये फिर 5वां, फिर ये 6वां, फिर ये 7वां और फिर ये 8वां। 8 तो ये हो गए, उसके बाद में ये 9 और उसके बाद में 10, उसके बाद में 11 और ये 12। तो इसमें कुल मिला के 12 होते हैं किनारे। ये तो हो गया इसके बारे में। अब हमें पढ़ना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो, समतलीय आकृतियों में हमने परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ा था, ठोस आकृतियों में हम परिमाप की बजाय यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इस आकृति को चारों ओर से ढकने के लिए कितने क्षेत्रफल का कपड़ा आपको यूज करना होगा, तो वो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि जैसे ये सामने वाली पृष्ठ है, इसको ढकने के लिए कितना आपको कपड़ा चाहिएगा। तो सामने वाली पृष्ठ है वो एक वर्ग है। आपको सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि किसी भी घन का निर्माण कितने आकृतियों से होता है या कितने वर्गों को मिलाकर होता है, या किन आकृतियों को मिलाने से किसी घन का निर्माण होता है। तो घन की जो बेसिक यूनिट है जो आकृति के रूप में वो होती है वर्ग। वर्गों को 6 वर्गों को मिला दिया जाए तो एक घन का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ग, तो एक जो सामने वाला वर्ग है वो आपको ऐसे दिखा सकता हूं मैं। देखो, यहाँ पे इसकी भुजा ए और यहाँ पे भुजा ए। अब इसका क्षेत्रफल आप जानते ही हैं कितना होता है, ए स्क्वायर। तो एक का ए स्क्वायर है, एक सामने, एक पीछे, एक दाएं बाएं और ऊपर नीचे, टोटल मिला के हो गए 6। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो इस घन के लिए हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। एक फलक का हो गया ए स्क्वायर, तो 6 फलक का हो गया 6 ए स्क्वायर। अब हमें पढ़ना है इसका आयतन। आयतन का मतलब होता है किसी भी आकृति के आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दे तो आयतन आ जाता है। आयतन का बेसिक सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पे इस घन में आधार जो है वो भी एक वर्गाकार आकृति है, और वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल हो गया ए का स्क्वायर और गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी होती है? तो घन की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए। तो ऊंचाई हो गई ए। ए स्क्वायर को ए से गुणा किया तो ये हो गया ए की घात 3 या ए का क्यूब। तो आयतन हो जाता है भुजा की क्यूब। ए का क्यूब कहें चाहे आप कह सकते हैं भुजा का क्यूब। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया 6 ए स्क्वायर। अब कई आकृतियों में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, लेकिन घन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, इसमें एक ही पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल गोले में या फिर बेलन, जहां पे घुमावदार आकृतियां हैं वहां पे होता है, और ये एक समतल आकृति है, इस कारण से यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना होकर केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आयतन आपके पास में आ चुका है। अब हम देखते हैं इसमें तीसरी चीज, घन का विकर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल बनने की संभावना ज्यादा रहती है। विकर्ण क्या होता है? तो जैसे कि हम पढ़ें कि किसी भी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग जो है उसकी ये भुजा ए और ये भुजा ए। विकर्ण का मतलब होता है इस शीर्ष को सामने वाले शीर्ष से मिलाने पे ये जो लंबाई है वो कितना है, वही विकर्ण है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको अगर हटा दिया जाए तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा 2 ए का स्क्वायर। तो ये तो कर्ण स्क्वायर बराबर है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, रूट 2 ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर का रूट हटेगा, लेकिन रूट 2 का रूट हटेगा नहीं, तो ये रूट 2 ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर का रूट हटेगा तो रूट ए। अब ए आ जाएगा, और यहाँ पे रूट 2 और ये ए आ जाएगा। अब यहाँ पे विकर्ण जो है वो हमें ज्ञात करना है इस घन का। तो घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती है, तो याद रखने के लिए आप ऐसे कर लेना। देखो, अगर वर्ग का विकर्ण पूछा जाए तो रूट 2 ए था, इसमें 2 भुजाएं थी, लंबाई और चौड़ाई, तो घन में 3 भुजाएं होने के कारण से आ जाता है रूट 3a। एग्जाम के लिए इतना काफी है, आपको केवल ये याद रखना है कि इसका विकर्ण कितना होता है, तो रूट 3a मतलब भुजा का रूट 3 गुणा।
अब आपको सवाल ये दे दिया जाए कि किसी घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, या इस घन में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े आकार के डंडे की लंबाई क्या होगी, या बांस के टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो वो होता है इसका विकर्ण। अब विकर्ण होता है √3 गुणा ए, तो √3 से गुणा कर देंगे ए को, ए का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 को गुणा करेंगे ये 10√3, आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये एक विकर्ण है वो भी एक लंबाई है, तो इसकी इकाई है वो सेंटीमीटर में हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं कि जब किसी घन की एक चीज देके अन्य चीजें पूछे, जैसे मान लो विकर्ण देके आपको क्षेत्रफल पूछे, या क्षेत्रफल देके विकर्ण पूछे, या क्षेत्रफल देके पृष्ठीय आयतन पूछे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, या फिर आयतन देके आपको विकर्ण पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपको सूत्रों का पता है तो आप एक दूसरे की मदद से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक बार वापस रिवीजन करते हैं। विकर्ण कितना था √3a, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना था, तो ये था 6a², और इसका जो आयतन है वो कितना था, तो a का क्यूब। बस ये 3 सूत्र याद रख लेना, घन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे दिया गया है कि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेमी है, तो पूछ लिया जाए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरा पूछ लिया जाए इसकी भुजा क्या होगी, तीसरा पूछ लिया जाए इसका आयतन क्या होगा। आपको जो चीज दे रखी है उसका मान रख दें। यहाँ पे विकर्ण है वो दे रखा है 8√3, आप जानते हैं विकर्ण कितना होता है √3, और इसका मान कितना दे रखा है 8√3, √3 से √3 कटेगा, ए का मान कितना आ गया 8, ए का मान 8 आ गया, इसका मतलब भुजा कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a², तो 6 गुणा ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 64 गुणा कर लेना, जो भी आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और यहाँ पे आयतन की बात करें तो ये होता है ए का क्यूब मतलब भुजा का क्यूब, ए कितना आया 8, 8 का क्यूब कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये तो हो गया घन। अब हम देखते हैं घनाभ के बारे में। अब आपको एक सवाल और भी पूछा जा सकता है, दो घनों की तुलना। जैसे आपको दो घन दे दिए गए, एक सवाल और देख लेते हैं। दो घन है और उनकी भुजाओं का जो अनुपात है, दो घनों की भुजाओं का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब आप बिना कैलकुलेशन किए हुए डायरेक्ट यहां से आयतन ज्ञात कर सकते हैं, इनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, भुजा का अनुपात 2:3 है, तो आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का क्यूब हो गया 27, 8:27 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया, क्योंकि भुजा का अनुपात 2:3 है, इसका मतलब पहले की भुजा 2 अक्ष थी तो दूसरे की भुजा 3 अक्ष थी। अब ये तो हो गई भुजा, क्योंकि अनुपात है उसको किसी संख्या से गुणा करने पे वापस भुजा आ जाती है, या कहें जो भुजाएं थी उनमें जो कॉमन चीज थी अक्ष और अक्ष, वो कटने के बाद में अनुपात आ गया। अब भुजा आ गई तो आप आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आयतन होता है भुजा का क्यूब, 2 अक्ष का क्यूब तो ये हो जाएगा 8 एक्स का क्यूब, और 3 अक्ष का क्यूब तो ये हो जाएगा 27 एक्स का क्यूब। अब आपको तो आयतनों में अनुपात पूछा गया है, अनुपात में जो समान संख्या है वो कट जाती है, तो वापस कितना आ गया 8:27। आपको डायरेक्ट क्या करना है, भुजा का अनुपात दे रखा है उसका क्यूब कर देना है, तो दो घनों के आयतनों का अनुपात आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए दो घनों के आयतनों का अनुपात आपको दे रखा है और उससे फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा। आपको दे दिया 64:125, ये आयतनों का अनुपात दे दिया। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो किसी संख्या का क्यूब करने से 64 आया है, तो कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 64 होता है, 4 का क्यूब, और कौन सी संख्या का क्यूब 125 होता है, 5 का क्यूब। इसका मतलब भुजा का जो अनुपात है वो 4:5 था। अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होता है 6a², तो 6 है वो एक कॉमन संख्या दोनों में कट जाएगी, तो a², इसका मतलब आप क्षेत्रफल ज्ञात करते वक्त भुजा का वर्ग कर दो, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और 5 का स्क्वायर कितना 25, तो दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 हो जाएगा। अब हम देखते हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती है, दो बराबर हो सकती है या तीनों अलग अलग हो सकती है, लेकिन तीनों बराबर नहीं हो सकती। ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में से कम एक अलग हो, या हो सकता है तीनों ही अलग हो, लेकिन कम से कम एक तो अलग होनी ही चाहिए, क्योंकि तीनों बराबर होते ही तो वो आकृति घन बन जाती है। अब आपके सामने ये रहा घनाभ। अब घनाभ और घन में बाकी सारी चीजें समान है, 8 ही कोने घन में थे, 8 ही कोने इसमें है, 6 फलक घन में थे, 6 फलक घनाभ में है, और 12 किनारे घन में थे और 12 ही किनारे घनाभ में है, तो वो सारी चीजें समान है। लेकिन फर्क क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये अलग अलग हो सकती है, या तीनों में से कोई एक है वो अलग हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसी भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो
आपको क्या करना होगा, आप जिस एग्जाम हॉल में बैठे हैं उस एग्जाम हॉल को आप देखेंगे तो वो भी एक घनाभ आकार का कमरा होता है। उसमें सबसे पहले आप इस सामने वाली जो दीवार है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सामने वाली दीवार है वो एक आयत के रूप में है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि घनाभ का निर्माण किससे होता है, तो आयतों को मिलाने से घनाभ का निर्माण होता है। यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा सबसे पहले सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल तो L गुणा H, मतलब लंबाई गुणा ऊंचाई। मैं लिख देता हूं L गुणा H। अब जितना सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल पीछे वाली दीवार का होगा, तो मैं इसको डबल कर देता हूं। उसके बाद में मैं नीचे वाला जो फर्श है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं। तो फर्श है वो लंबाई और गुणा चौड़ाई, L गुणा बी, L गुणा बी। अब जितना फर्श है उतनी ही छत होगी, तो छत का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा डबल करने पे, तो इसको भी मैंने डबल कर दिया। उसके बाद में ये जो बाईं तरफ वाली दीवार है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, या कहीं चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, तो चौड़ाई होगी बी और ऊंचाई होगी H। जितना क्षेत्रफल इस तरफ वाला उतना ही क्षेत्रफल इस तरफ वाला, तो इसको भी मैं डबल कर देता हूं और इन सबको जोड़ दूं तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। अब यहाँ पे दो 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 कॉमन आता है, तो ये दो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे हो गया LH प्लस LB प्लस BH। इसको थोड़ा क्रम से लिख लेते हैं ताकि याद रखने में आसानी रहे। तीन चीजें होती है LB और H, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। सबसे पहले इन दो का गुणनफल LB, फिर इन दो का गुणनफल BH, फिर इन दो का गुणनफल LH। तो ये हो गया 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस लंबाई ऊंचाई। ठीक है, LB प्लस BH प्लस LH, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको केवल किसी घनाभ आकार के कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस बार हम सामने वाली, पीछे वाली, दाईं तरफ और बाईं तरफ इन चार दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फर्श और जो छत है उसको ऐड नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा सामने वाली दीवार का लंबाई गुणा ऊंचाई LH, इतना ही। पीछे वाली का तो डबल कर देता हूं, इधर वाली का B गुणा H, उसको भी डबल करते हैं, तो ये हो गया 2B गुणा H। अब यहाँ पे H दोनों में कॉमन है, आप ये भी लिख सकते हैं 2 और H है, ये कॉमन आ गया L प्लस B। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा ऊंचाई, 2 गुणा ऊंचाई, कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका एक फॉर्मेट और भी है, देखो आप जानते हैं कोई भी आयत होता है उसकी ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। इस आयत का जो परिमाप है वो कितना होगा, तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको आप इस आयत का परिमाप कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 2 भी है, लंबाई प्लस चौड़ाई भी है, तो इस ऊंचाई को मैं इधर लिख देता हूं तो ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और इधर मैं ऊंचाई को लिख देता हूं। अब यहाँ देखना 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसका परिमाप, अर्थात जो फर्श है उसका परिमाप। क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास में L और B है वो कहाँ पे है, L ये है और B ये है, आपने L प्लस B प्लस L प्लस B, इसका मतलब ये जो फर्श है इसका परिमाप ज्ञात कर लिया है। अगर आप फर्श के परिमाप को गुणा करते हैं ऊंचाई से, फर्श के परिमाप को गुणा करते हैं ऊंचाई से, तो आपके पास में कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का नया सूत्र हो गया फर्श का परिमाप और गुणा ऊंचाई, फर्श का परिमाप गुणा ऊंचाई। ये सवाल एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसी आयताकार या किसी घनाभ आकार के कमरे के फर्श का परिमाप 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 20 गुणा 4 80 हो जाएगा। ठीक है, तो परिमाप आपको दिया गया है, तो फर्श का परिमाप और गुणा ऊंचाई से आप पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका आयतन क्या होता है। तो आयतन का मतलब होता है इसके आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। आयतन क्या होता है, सबके लिए लागू होगा आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। क्योंकि आयतन का मतलब होता है कोई भी ठोस वस्तु जितना स्थान घेरती है लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, उसको उसका आयतन कहा जाता है। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B, इसको गुणा करना है ऊंचाई से, तो ये हो जाएगा H, LBH। तो LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है घनाभ का आयतन। और ये तो बहुत ज्यादा आसान सूत्र होता है, जल्दी से आप इसको नोट। अगली आकृति है बेलन। बेलन एक ऐसी आकृति होती है जिसका आधार तो वर्ताकार होता है और उसके बाद में इसकी ऊंचाई होती है। तो जिसका आधार वर्ताकार हो और गोल गोल आकृति हो तो ऐसी आकृति को बेलन कहते हैं। अब बेलन में हमें पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ 2 टाइप का हो जाता है,
एक तो जो घुमावदार पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल वो कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे वक्र का मतलब होता है घुमावदार या जो घुमा है मोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पृष्ठ जो गोल गोल घुमा हुआ है, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। और इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो होता है कितना, तो किसी भी चीज का अगर आपको एरिया ज्ञात करना है, जैसे ये मार्कर है इसके चारों तरफ का जो एरिया है ये ज्ञात करना है, तो इसका चारों तरफ का परिमाप और गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे इसका परिमाप, तो परिमाप ये है तो कैसे गोल गोल है, ठीक है, तो गोल गोल है तो इस वर्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2 पाई आर। अगर मैं इस 2 पाई आर को ऊंचाई h से गुणा कर दूं तो इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है, तो ये होगा 2 पाई आर h। अब यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ एक ढक्कन नुमा आकृति आपको दिख रही है या वर्ताकार आकृति दिख रही है, ये एक वर्त है और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही एक वर्त ऊपर की तरफ भी है और इसका भी क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आपको पूछ लिया जाए इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल हो जाता है वक्र पृष्ठ और उसके बाद में दो जो ढक्कन है उनको भी आपको शामिल करना है। ऊपर और नीचे जो दो वर्ताकार ढक्कन लगे हुए हैं उनका क्षेत्रफल भी आपको शामिल करना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच प्लस दो ढक्कन है तो एक ढक्कन का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों का मिला के हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर, तो यहाँ पे बचेगा एच और यहाँ पे बचेगा आर, आर प्लस एच या एच प्लस आर। ये हो गया किसी भी बेलनाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, या कॉमन लेके बोले तो 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर या आर प्लस एच। अब हमें देखना इसका आयतन क्या होता है। तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। देखो दो चीजें हैं, एक तो जो दीवारों का क्षेत्रफल है, दीवारों का क्षेत्रफल वो तो होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। और अगर आपको इसका आयतन ज्ञात करना हो तो होता है आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। दोनों में फर्क है, एक में है आधार का परिमाप और गुणा ऊंचाई। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का माप, जैसे ये जो कमरा है इसके चारों तरफ का माप उसको ऊंचाई से गुणा करूं तो केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। लेकिन अगर मैं इस आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करूं तो इस कमरे का आयतन आ जाएगा। आयतन अगर आपको ज्ञात करना है आधार का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे आधार कितना है पाई आर स्क्वायर और इसको गुणा करना है ऊंचाई h से, आयतन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर h। अब ये तो हो गया एक ठोस बेलन। ऐसे ही अगर मैं इस बेलन में से खोखला बेलन निकालना चाहूं या कहूं इसमें से जो बीच वाला मटेरियल है उसको मैं काट के निकाल दूं, आपके पास में खोखला बेलन प्राप्त होता है। उस खोखले बेलन में क्या क्या चीजें होती है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने बेलन समझ लिया, अगर बेलन समझ लिया तो खोखले बेलन में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। सबसे पहले हम एक बेलन बनाते हैं और आपको सबसे पहले ज्ञात करना है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन, आयतन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम पूरे बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं यहां से लेके बाहर तक इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है और इसकी ऊंचाई है वो एच है, तो इसका आयतन हो जाएगा पूरे बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और उसको एच से गुणा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे इसको खोखला बनाना है, इसका मतलब अंदर से मैं इसे काटूंगा और इस कटे हुए हिस्से को बाहर निकाल के फेंक दूंगा। सबसे पहले पूरा बेलन लिया, उसमें से ये जो अंदर वाला बेलन है इसको गठा दिया। अब अंदर वाले बेलन की भी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, इसको लिख दिया स्मॉल आर से, तो उसको निकाल के फेंक दिया। इसका मतलब इस अंदर वाले बेलन के आयतन को गठाना है, निकालना है, तो माइनस करना है अंदर वाले बेलन का आयतन। अंदर वाले बेलन की ऊंचाई है वो तो समान रहेगी h, लेकिन त्रिज्या कितनी होगी स्मॉल आर हो गई, आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। तो ये आ गया खोखले बेलन का आयतन, मतलब इतना बेलन था उसमें से अंदर वाले को निकाल दिया। तो ये जो छायांकित भाग है जो दिखाई दे रहा है आपको, आपके पास में केवल इसका आयतन बचेगा। तो यहाँ पे छायांकित भाग जो है वो एक खोखला बेलन है और इस खोखले बेलन का आयतन का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे कैपिटल आर का मतलब इस खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या और स्मॉल आर का मतलब हो गया आंतरिक त्रिज्या। यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल आर का मतलब बाह्य त्रिज्या और स्मॉल आर का मतलब आंतरिक त्रिज्या। ये तो हो गया खोखले बेलन का आयतन, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब हमें देखना है खोखले बेलन का सबसे पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया केवल घुमावदार पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम बाहर से देखें खोखले बेलन को, तो बाहर से देखने पे त्रिज्या है वो कैपिटल आर काम में आएगी। तो खोखले बेलन का
क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर और गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएगा h। इस बार ध्यान रखना, खोखला बेलन है उसका अंदर भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल जरूर होगा। क्षेत्रफल का मतलब हो गया जैसे आप किसी गोलाकार पाइप के अंदर खड़े हैं, बड़ा पाइप है, गोलाकार है, अंदर खड़े हैं, तो अंदर भी आप हाथ फिराएंगे, एक घुमावदार वक्र पृष्ठ होगा। तो घुमावदार वक्र पृष्ठ, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए आप अंदर से देखेंगे तो अंदर भी आपको एक गोल गोल घुमावदार पृष्ठ दिखाई देगी, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आपको तो वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस बार घटेगा या जुड़ेगा, ध्यान रखना है जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर तो एक अलग क्षेत्रफल हो गया और अंदर एक अलग क्षेत्रफल हो गया, तो इस बार ध्यान रखना जोड़ना है। और जुड़ेगा तो कितना, आधार का परिमाप तो हो जाएगा 2 पाई आर, इस बार आर छोटे वाला होगा और उसको ऊंचाई h से गुणा करेंगे तो h। ये हो गया कौन से वाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ही ज्यादा आसान है, 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई h कॉमन ले सकते हैं, तो r प्लस आर हो जाएगा, इतना काफी है याद रखने के लिए। उसके बाद में आपको देखना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये कैसे ज्ञात होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप ऊपर वाला जो ढक्कन है, अब ऊपर वाला ढक्कन आपको ऐसे दिखाई देगा, केवल यहाँ पे जो छायांकित भाग है इतना ही है और ऐसा ही ढक्कन नीचे दिखाई देगा वो है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप ज्ञात करना जानते हैं। खोखला जो वर्त है या कहें सेकेंडरी वर्त है, उसमें जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूरे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से अंदर वाले वर्त के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो माइनस पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया कितना, इतने का। अब इतना ही नीचे की तरफ भी होगा ढक्कन, तो हम वो जोड़ देंगे, तो वक्र पृष्ठ में मतलब इसमें 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, इसमें जोड़ देंगे कौन सा, इसका दुगुना, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे भी आप चाहें तो 2 पाई आर को कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई एच को कॉमन ले सकते हैं, तो आर प्लस आर और प्लस ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस उत्तर को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है आप बिना रटे सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया भाई बेलन। अब बेलन से ही निर्माण करते हैं शंकु का। सबसे पहले देखेंगे कि शंकु का निर्माण किससे होता है। तो पहले आप एक बेलन लीजिए और इस बेलन में से 1/3 भाग को बाहर निकाल लीजिए। जैसे आप यहाँ से इसको कट करेंगे अंदर तक और फिर इसको राउंड राउंड घुमाएंगे और उसके बाद में इससे को बाहर निकालेंगे, तो ये जो हिस्सा है वो एक शंकुनुमा आकृति होगी और ये जो शंकु है वो इसका 1/3 है। आप कह सकते हैं कि बेलन के 3 टुकड़े किए, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा, ये तीनों टुकड़े आपस में बराबर है, 3 में से 1, 1, 2 और 3, 3 में से 1 टुकड़ा आपने लिया है, आप कह सकते हैं 1/3 टुकड़ा आपने लिया है, तो आपके पास में शंकु प्राप्त हो जाता है। अब इस बेलन का जो आयतन है वो कितना था, वो पाई आर स्क्वायर एच था, उस आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गया भाई इसका आयतन। अब बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की और उसके बाद में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो वक्र पृष्ठ जो है इस बेलन का, शंकु का, वो देखो कौन सा वाला है, ये वाला, ये इसका वक्र पृष्ठ है। अब इसका वक्र पृष्ठ जो है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ऐसे ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ पे इसके आधार की त्रिज्या होती है जिसको आप आर से लिखते हैं और ये होती है इसकी ऊंचाई जिसको आप एच से लिखते हैं, और ये जो है वो है इसकी तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, इसको आप तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं। ये एल जो है इसका मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, और इसी तिर्यक ऊंचाई को आपको काम में लेना है इसके वक्र पृष्ठ में। तो यहाँ पे पाई आर और एल, यहाँ पे ध्यान रखना है पाई आर एल, ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसके लिए, शंकु के लिए। यहाँ पे ऊंचाई काम में नहीं लेनी है, तिर्यक ऊंचाई आपको काम में लेनी है। अब इस तिर्यक ऊंचाई का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनता आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे आधार आर है और लंब एच है, तो जो कर्ण है वो हो जाएगा एल, तो कर्ण जो है वो एल के बराबर है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एल का मान हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब मैं आपको कुछ संख्याएं लिखवा देता हूं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। जैसे शंकु का सवाल आता है तो अधिकतम जो संख्या है 90% सवालों में वो 7, 24 और 25 रहती है। यहाँ पे 7, 24 और 25, इसका मतलब होता है 7 त्रिज्या है, ऊंचाई है वो 24 है, तो जो तिर्यक ऊंचाई है वो 25 रहती है। 7 त्रिज्या और ऊंचाई 24 हो तो तिर्यक ऊंचाई आप कैलकुलेट करेंगे तो 25 आएगी, 7, 24 और 25। ये जो संख्या है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नंबर, मतलब पाइथागोरियन त्रिक संख्याएं कहलाती है, इनको बोलते हैं त्रिक। त्रिक का मतलब होता है 3 का जोड़ा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स या पाइथागोरियन त्रिक संख्याएं। तो 7, 24, 25
ऐसे ही देखो एक संख्या होती है 3 4 तो करण 5 होता है। कि शंकु का सवाल बनता है तो वहां पे 7 24 25 या फिर इसके गुणज के रूप में, जैसे 7 का डबल दे दिया 14 तो 24 का डबल 48 तो 25 का डबल 50। ऐसे ही 7 का तिगुना दे दिया 21 तो 24 का तिगुना 72 तो 25 का तिगुना 75। ऐसे ये संख्या अधिकतम आपको मिल जाएगी। ठीक है, ज्यादा संख्या याद नहीं रखनी है। ठीक है, 7 24 25 जरूर याद रखिए। तो यहाँ पे आपके पास में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल आ चुका है। अब ऐसे ही आपको पूछा जाए इस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ में आपको आधार का क्षेत्रफल और जोड़ना है, किसमें, वक्र पृष्ठ वाले क्षेत्रफल में। आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर लिखेंगे, आर एल लिखेंगे प्लस उसमें पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे, तो ये हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो याद हो गया होगा शायद आपको। शंकु का काम तमाम हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं लास्ट आकृति गोला। अब गोला एक ऐसी आकृति है जो 4 वर्तों से मिलकर बनी हुई होती है। समझने के हिसाब से कैसे देखो, क्योंकि गोला है वो एक ठोस आकृति होती है। इस प्रकार से एक गोला या कहीं गेंद जो है वो एक ठोस आकृति है, और इस आकृति को ढकने के लिए आपको 4 वर्ताकार जो कागज के टुकड़े हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसे समझिए आप एक गेंद है वो बना रहे हैं, तो उसको 4 वर्ताकार टुकड़ों से ऊपर नीचे दाएं और बाएं से ढके और उसको बाद में सिलाई कर देते हैं, तो एक वर्ताकार फुटबॉल का निर्माण होता है। समझने के हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं गोला, और गोले में सबसे पहले पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोला है तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा, घुमावदार होगा। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या सीधा सीधा कहें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें कितने कागज के टुकड़े लगे हैं बाहर की तरफ, 4 कागज के टुकड़े। तो क्षेत्रफल एक कागज के टुकड़े का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का। अब इस गोले का आयतन की बात करें, आयतन में देखो हमेशा इकाई होती है वो क्यूब में होती है 3, मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर की बजाय क्या आना चाहिए, आर क्यूब आना चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 है उसकी जगह 3 कर दो, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 4 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे 3 लिखा तो बट्टे में भी 3 लिख दो, ये याद रखने का तरीका है, 4 बट्टे 3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाता है गोले का आयतन। तो ये तो हो गया गोला। इसके बाद में अगर इस गोले को मैं बराबर 2 भागों में बांट दूं तो मुझे एक अर्धगोला प्राप्त होता है। उस अर्धगोले में 2 चीजें होती है, एक तो वक्र पृष्ठ और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो गोले को जब मैं आधा काटता हूं तो इस प्रकार की मुझे आकृति दिखाई देती है। आपने बचपन में कई बार गेंद को, टूटी हुई गेंद को देखा होगा, इस प्रकार की आकृति बनती है। अब यहाँ वाला जो है चित्र वो होता है घुमावदार, यहाँ पे जो गेंद वाला क्षेत्र है वो है घुमावदार, तो ये तो होता है इसका वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पे पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4 कागज से मिलकर बना है। आधे गोले में कितने कागज लगने वाले हैं, 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब इस अर्ध गोले में मैं कहूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में मुझे इसके जो ऊपर की तरफ एक वर्त दिखाई दे रहा है उस वर्त का क्षेत्रफल भी ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर में जोड़ना होगा इस वर्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, आर है, तो उस ऊपर जो वर्ताकार ढक्कन लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर और ये 1 पाई आर स्क्वायर जुड़ के हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसका देखते हैं आयतन। आयतन की बात करें तो पूरे गोले का जो आयतन है उसका जस्ट आधा हो जाता है अर्धगोले का आयतन, मतलब इसमें जितना वजन है उससे जस्ट आधा वजन होता है इसका, या कहें इसको बनाने में जितना मटेरियल लगा है उससे जस्ट आधा मटेरियल लगता है इसको बनाने में। इसका आधा करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब है, इसका आधा करेंगे मतलब इसको 1/2 से गुणा करेंगे, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब आप देखेंगे कि किसी भी संख्या को आधा करना है तो उसके हर को आधा कर दो, ऊपर वाले को अंश को आधा कर दो, सॉरी अंश को आधा कर दो, मतलब 4 को आधा कर दो, 4 का आधा किया तो हो गया 2, बाकी सेम रह जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। वापिस एक बार रिवीजन करते हैं। गोला है तो गोले में जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और आयतन है वो यहाँ पे 3 कर दो तो यहाँ पे 4 पाई आर क्यूब, और बट्टे में 3 तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं अर्धगोले में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 कागज के टुकड़े, गोलाकार वृत्ताकार 2 कागज के टुकड़े, तो 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक और जुड़ जाएगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। और आयतन की बात करें तो ये 4/3 था तो ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना, 4 पाई आर स्क्वायर भी है, 3 पाई आर स्क्वायर भी है, 2 पाई आर स्क्वायर भी है, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर भी है, 3 पाई आर स्क्वायर भी है और 4 पाई आर स्क्वायर भी है। 2 पाई आर स्क्वायर होता है आधे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 पाई आर स्क्वायर होता है आधे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर होता है पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय कहो चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से हमने पढ़ लिया क्षेत्रमिति में ठोस आकृतियां। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।